हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस एक्सप्रेस। ये करंट अफेयर सीरीज है जिसमें से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो है उसी को मैं डील कर रहा हूँ। अभी इन्होंने मई 2023 तक की लेटेस्ट मंथली मैगजीन इशू की है, उसके बाद का आया नहीं है। तो इसी को सेक्शन बाय सेक्शन में डील करूँगा। जैसे अभी पॉलिटिकल गवर्नेंस की वीडियो आ रही है, उसके बाद फिर आईआर की आएगी। उसका जो जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पर ये मैगजीन देती है, बनाती है, उन सबको मैं डील करूँगा। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्या करंट अफेयर्स है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहला करंट अफेयर्स है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली एक नॉर्मल यूटी था जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। फिर 1991 में 69th अमेंडमेंट हुआ, उसके थ्रू 239AA आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इसमें क्या कहा गया, इसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, इसके पास क्या है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार होगा, लेकिन तीन चीज़ों पे ये लॉ नहीं बना सकती है। ये तीन चीज़ क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन तीन चीज़ पर ये लॉ नहीं बना सकती है। और अगर कोई भी डिफरेंस आता है लॉ बनाने में और एलजी के बीच में, मतलब लेजिस्लेटर में और एलजी में, तो वो एलजी उसको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर देगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन लेंगे। तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एक केस फाइल किया। इसमें आईएएस और आईपीएस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसके कंट्रोल पर, कंट्रोल इन द सेंस क्या है आपका, कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र और विजिलेंस के रिगार्डिंग कि इसका कंट्रोल स्टेट के पास है या सेंटर के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास है या सेंटर के पास रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है दिल्ली का, इसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर है सर्विस के ऊपर। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसे आईएएस एंड आईपीएस, इसके ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जो कि एंट्री 41 लिस्ट 2 में है। इन द सेंस स्टेट लिस्ट में एंट्री 41 में है। एंट्री 41 क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और दूसरा क्या इन्होंने दिया कि एलजी जो है वो बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को बाउंड है, लेकिन वहां तक बाउंड है जहां तक दिल्ली सरकार को लेजिस्लेटिव स्कोप है। इन द सेंस अगर दिल्ली सरकार के लेजिस्लेटिव स्कोप में कोई कानून बनाती है तो एलजी उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य है। उस पर वो ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऑर्डर के बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, जो कि आपका जो ये आर्टिकल 239AA इंसर्ट हुआ था उसको अमेंड करते हुए। तो उसको क्या किया, अमेंड करने के बाद एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसमें क्या हुआ है कि जो ये ऑर्डर था, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, उसको नलिफाई कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है। तो ये समझते हैं कि क्या ऑर्डिनेंस में इन्होंने दिया। पहला तो है कि पावर टू लेजिस्लेट ओवर सर्विस। तो आप जैसा समझ सकते हैं, ऑर्डिनेंस आया और इसको नलिफाई कर रहा, तो डेफिनेट सी बात है कि इस चीज़ का पावर दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ से निकाल दिया जा रहा है या उसे उसके पास रहने नहीं दिया जाता। तो इसमें यही कहा गया, ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइज दैट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सर्विस। इट मीन्स दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं है सर्विस के मैटर में, सब्जेक्ट के मैटर में वो कोई लॉ बना सके। उसके बाद आता है कि जो सर्विस में क्या क्या इंक्लूड है, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय एंड विजिलेंस, ये चीज़ है। उसके बाद बताया गया, कहा गया कि एक अथॉरिटी बनेगी, उसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA। ये क्या होगी, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी और इसका काम होगा रिकमेंडेशन देना है एलजी को रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़। ठीक है।
तब इसमें कहा गया कि ये जो अथॉरिटी बनेगी इसमें क्या होगा कि 3 मेंबर होंगे। एक तो होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दूसरे होंगे आप चीफ सेक्रेटरी और तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चीफ मिनिस्टर जो होंगे वही चेयरपर्सन होंगे। इस NCCSA के जो चेयरपर्सन है वो चीफ मिनिस्टर ही होंगे और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आप देख रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट बोथ हुम, चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ये जो अथॉरिटी है इसका जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन मेजॉरिटी पे वर्क करेगा कि जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन होगा उसी डिसीजन को LG के पास रिकमेंड किया जाएगा। उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद पावर आता है LG का कि LG को क्या क्या पावर दिया। LG को दिया गया है कि LG अपने डिस्क्रिशन, सोल डिस्क्रिशन पे काम करेगा, जो उनकी इच्छा होगी, जो उनको उचित लगेगा उस पर वो काम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि LG के पास पावर है या तो इस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दें या फिर इसको रिटर्न कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। और LG का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा अगर ओपिनियन में डिफरेंस आता है। तो अथॉरिटी और इसके ओपिनियन में डिफरेंस आता है अगर ये चाहते हैं कि किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिले, मतलब किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो, अपॉइंटमेंट नहीं हो, तो उसमें इस मामले में और अथॉरिटी नहीं चाहती है तो उस मामले में LG का पावर ज़्यादा होगा। तो इन सेंस देखिए ये सब चीज़ दिया गया है, बट आप देखेंगे फिर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही ज़्यादा पावर है। और एक तरह से ये सही बात कही गई है कि इस इफेक्ट इसके ऑर्डर को इस नलिफाई कर रहा है। अब आते हैं यहाँ से, देखिए मेन है कि इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होता है। इसके ऊपर जो भी मैंने बताया उसमें क्या है कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि ऑर्डिनेंस आया है, फिर ये पास होगा कि नहीं होगा। अगर पास हो जाता है तो फिर दिल्ली सरकार केस करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देती है तो ये चलेगा। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है इससे क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक पोर्शन क्या है? पहला, एक तो आप ये चीज़ की आर्टिकल 239AA के बारे में आप जानिए, ये है। उसके बाद ये चीज़ है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा चीज़ है कि एक लॉ ही है जो स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट के थ्रू किसी लॉ को पास करती है, और इसका जो इफेक्ट है वो टेम्प्रोरी रहता है जब तक वो दोबारा से फिर से जब सेशन होगा लेजिस्लेशन का और पार्लियामेंट का, तो जब सेशन शुरू होगा तो उसे पास कराया जाता है। तो इनमें कहा जाए कि लॉ परमिटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। इन द सेंस कहना है कि लेजिस्लेचर जब काम नहीं कर रहा है, मीन्स आप लॉ को जो उसका तरीका है पास कराने का, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में अगर 2 है तो स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल में, तो अगर आप पास नहीं करा रहे हैं तो और आपको इमरजेंसी है तो आप किसी लॉ को ला सकते हैं। वही है लॉ, ये वही ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस का क्या है कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, और गवर्नर जो है आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। ऑर्डिनेंस जो है उसका इफेक्ट एकदम लॉ की तरह था, सेम फोर्स ऑफ इफेक्ट एज एन लेजिस्लेचर। किसी भी लॉ के तरह ही इसका इफेक्ट होता है, लेकिन क्या है कि इसका जो नेचर है वो टेम्परेरी नेचर का है। टेम्परेरी नेचर का क्यों है आप समझते हैं कि जब भी सेशन स्टार्ट होगा, इफ द 2 हाउसेस स्टार्ट, जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो उसके 6 वीक के अंदर इस ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है। तो यही कह रहा है ये कि ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो, और अगर 2 हाउस है तो जो बाद में स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग के डेट को काउंट किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर, ऑर्डिनेंस पहले भी ही खत्म हो सकता है, लैप्स हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको विड्रॉ कर ले और दोनों हाउस में से कोई भी हाउस उसे पास ना करे, या एक भी हाउस उसे पास ना करे तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ऑर्डिनेंस उसी मैटर पे इशू होगा जिसमें पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेट करने की पावर है, दूसरा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास लेजिस्लेट करने की शक्ति है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है।
गवर्नर ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझिए। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग केस। कुछ केस ऐसा है जहां पे गवर्नर बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डर के ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। क्या क्या, इसको, इन चीज़ों को मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। क्या है, प्रेसिडेंट वैसा कोई भी बिल या ऐसा कोई भी एक्ट जिसको लाने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, तो उसको गवर्नर ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है कि किसी भी कोई भी ऐसा बिल है जिसके लिए प्रेसिडेंट के एक्सेंट की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स प्रेसिडेंट का साइन ही जरूरी है, तो आप इशू नहीं कर उस ऑर्डिनेंस को इशू नहीं करते। इन शॉर्ट ये समझिए कि वैसा कोई भी बिल में अगर प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे भी, तो उस चीज को गवर्नर ऑर्डिनेंस के रूप में इशू नहीं कर सकता है। ये चीज है। अब देखिए, कुछ है कि ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस मेकिंग के रिगार्डिंग इशू भी चल रहा है। क्या ये एक्चुअली मेंस का मटेरियल है? तो क्या इशू है ओवर यूज। लॉ बनाने के लिए क्या हो रहा है कि इसका ओवर यूज किया जा रहा है रेगुलरली। दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेक गुड लॉज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को जनरली जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ क्लियरिटी है कि इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को हमेशा क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में ही लाया जाता है, लेकिन क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं है उस चीज़ों को ना देखते हुए ये ला दिया जाता है जनरली। इसका कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और नेसेसरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, कौन सा सिचुएशन इमरजेंसी है, कौन सा नेसेसरी है। तो जिस वजह से क्लियरिटी नहीं होने के कारण क्या है, ये लगातार आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर लॉ हो जा रहा है तो उसका क्या बेसिक फंक्शन उसका हैम्पर हो जा रहा है पार्लियामेंट का, इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है इस चीज़ से, और कंट्रोल करने की वजह से सेंटर जो है स्टेट को कंट्रोल करने के ही नज़रिए से ऑर्डिनेंस को इशू करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेंस के लिए और पीटी के लिए भी। क्या है, पीटी के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट वाला कृष्ण कुमार सिंह, बाकी ये है। तो इसमें क्या कहा गया है, जब भी ऑर्डिनेंस पर केस हुए सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेजर केस में अपना वर्डिक्ट दिया। उसमें कहा है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है चैलेंज किया जा सकता है कि अगर किसी ऑर्डिनेंस को लाने के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है जो कि इमीडिएट एक्शन उस पर रिक्वायरमेंट नहीं था, तो आप इस ऑर्डिनेंस को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक, या उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा क्या है, डीसी वादा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में कहा गया कि लेजिस्लेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव के पास है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए या इशू करने के लिए, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में या बहुत इमरजेंसी है तभी आप कर सकते हैं। उसका सर्कमस्टांस बहुत एक्सेप्शनल होना चाहिए, नेसेसरी हो तब, मतलब जैसे अभी मणिपुर का केस चल रहा है और से पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इस जगह पे आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 वाइल इशूइंग ऑर्डिनेंस इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि सेटिस्फैक्शन, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ अभी इस चीज को ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, तो उसको भी उस बेसिस पर भी आप जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये है कंप्लीट न्यूज। अब दूसरे न्यूज के बारे में देखते हैं। दूसरा न्यूज क्या है इसमें, मॉडल प्रिजन एक्ट। ये क्या है, मेंस पूरा मटेरियल ये जो है मेंस का है। इसमें पीटी से बहुत कम क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे पीटी में क्वेश्चन आएगा जो फैक्चुअल चीज़ है। ऐसे इस साल पीटी 2023 में भी एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, आप देखिएगा जाके इसको सॉल्व करिएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक मॉडल प्रिजन एक्ट डाला है। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉडल प्रिजन एक्ट है। एक्ट होता तो वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये कहा गया मॉडल है, मतलब कि आपको फॉलो करना इस तरह का होना चाहिए। तो मॉडल प्रिजन एक्ट क्यों डाला गया, तो आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रिजन्स मतलब जेल और प्रिजन पर्सन
डिटेंड देयर इन, मतलब प्रिजनर, दोनों स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की। स्टेट ही उसमें लॉ बना सकता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसके पास पूरा मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो स्टेट क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की, सिर्फ स्टेट के पास। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मॉडल एक्ट दिया है, जिससे क्या होगा कि गाइडिंग डॉक्यूमेंट होगा स्टेट के लिए। एक स्टैंडर्ड तय किया गया है कि स्टेट इस सुविधाओं को दे, ताकि उसमें क्या है कैदियों के लिए अच्छी सुविधा हो सके। तो स्टेट सेंटर ने ये गाइडिंग एक एक्ट एक तरह का बनाया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या है कि सबसे अभी जो प्रिजन एक्ट हमारे यहाँ चल रहा है वो प्रिजन एक्ट 1894 का चल रहा है। इसमें क्या कहा गया है, पहला लेजिस्लेटर था और उस समय जो बना था, उस समय किस लिए बना था कि वहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल प्रिजन है उन पे कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बाद इस प्रोविजन में क्या दिया हुआ था कि प्रिजनर्स के एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और विजिट्स पे, मतलब प्रोविजन था कि प्रिजनर्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हेल्थ की गारंटी रहेगी और विजिट होगा, मतलब कि लोग उनसे मिल सकेंगे। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देखा कि बहुत सारे दिक्कत हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया गया। तो इन चीज़ से जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ है, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इससे इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि प्रिजन एक्ट 1894 फर्स्ट लेजिस्लेचर था, जिसमें से प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया गया था और लॉर्ड मैकुले ने इसे बनवाया था। और इसमें क्या क्या सुविधा थी, प्रोविजन था उसमें एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड विजिट्स के लिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन के तौर पे काम कर जाएगा। अब आते हैं कि क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो कहता है कि पहला तो कॉलोनियल हैंगओवर था, क्योंकि पहले क्या था कि जो भी प्रिजन एक्ट बनाया गया था वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए बनाया गया था। तो जिस वजह से क्या है कि ये बहुत क्रूअल टाइप का ऑर्डर था, जिसमें क्या था कि आपको कोड़े मारने की भी सुविधा दी हुई थी, इसमें कोड़े मारने का भी अलाउ किया हुआ था। लेकिन बस नंबर उसका ये था कि 30 तक आप मार सकते हैं और सिर्फ मेल प्रिजनर को ही मार सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस कॉलोनियल हैंगओवर को हटाने के लिए, ताकि ये जैसे कोड़े की सुविधा, वो कोड़े की जो प्रथा थी इस चीज़ को हटाने के लिए लाया गया। दूसरा है कि प्रिजनर्स जो है वो प्रिजन को जो है रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इन द सेंस कि आप में चेंज लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो इसलिए प्रिजन में रखने का मेन मोटो क्या है कि आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाना है कि आपको डिसिप्लिन हो, आपके अंदर चेंज लाना है। तो इस चेंज के लिए ही कहा गया है कि रिफॉर्मेटिव एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट के तौर में इसको देखा जाए, इस तरह की सुविधाएं उसमें हो। दूसरा, फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटीज ऑफ प्रिजनर को रहने के लिए बहुत बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे आपने संजू में सुना होगा कि एक ही रूम है जहाँ बाथरूम कर सकते हैं, या जो, तो वैसे मैंने तो देखा नहीं है लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं। तो ताकि वहाँ, तो इस वजह से कहा कि उनके बेटर लिविंग फैसिलिटी चाहिए, जो कि मॉडर्न जेल टेक्नोलॉजी से लैस हो, थोड़ा सा सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो, क्योंकि बहुत सारा आप देखते हो कि मर्डर हो जा रहा है जेल के अंदर ही, तो सिक्योरिटी हो उसमें। दूसरी बात, हेल्थ फैसिलिटी हो, लाइब्रेरीज हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो प्रिजनर के लिए, ताकि जब वो बाहर निकल सकें सोसाइटी में तो कुछ काम कर सकें। किलिंग एंड वायलेंस विद इन प्रिजन, अभी क्या देखा जा रहा है कि जेलों में कत्ल हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो इस चीज़ को बंद किया जाए, इन सब चीज़ों पर कड़ी नजर रखी जाए। तो इसके लिए भी मॉडर्न प्रिजन एक्ट जरूरी है। दूसरा इशू क्या है प्रिजन के अंदर, तो हाई अंडर ट्रायल से कहता है कि एनसीआरबी एक संस्था है जो कि प्रिजन स्टैटिक्स रिलीज करती है, रिपोर्ट रिलीज करती है, प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। तो 2021 के रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 77% जो जेल में हैं लोग वो अंडर ट्रायल में है। अंडर ट्रायल इन द सेंस क्या है कि उनका या तो केस अभी चल रहा है, उसमें गिल्टी साबित नहीं है, फिर भी वो प्रिजन में है। हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन, और उसके बाद कि प्रिजन में क्या है कि ऑक्यूपेंसी रेट बहुत हाई है। जैसे एनसीआरबी का एक डाटा के हिसाब से कहा जाता है कि दिल्ली में ऑक्यूपेंसी रेट 183% जितना है, उससे ज़्यादा उसमें ऑक्यूपाइड है जेल में, परसेंटेज आदमी भरे हुए हैं। डिफ़िकल्ट इन ऑब्टेनिंग जेल, कि
जेल जो है उसमें एक साथ रखने में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, प्रॉपर तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। दूसरा, डिफिकल्ट टू ऑब्टेनिंग बेल, इन द सेंस क्या है कि बेल मिलने में बहुत समय लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन भी दिया था कि कुछ ऐसा सेपरेट बेल एक्ट लाना चाहिए जिससे उनको बेल मिल सके, और बेल मिलने में दिक्कत हो रही है तो क्या है कि ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है और इनका जो है यहाँ परसेंटेज भी बढ़ रहा है जेल में रहने का। वैकेंसी इन प्रिजन ऑफिशियल्स, जो प्रिजन की देखभाल करते हैं जो ऑफिशियल्स, उनकी बहुत सारी सीटें खाली हैं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इसमें क्या है 60% से ज़्यादा ऑफिसर्स की पोजीशन जो है खाली है, जिससे बर्डन जो एम्प्लॉयड हैं जो भी ऑफिसर, उनका बर्डन बढ़ गया है और पूरा मैनेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है अननेचुरल डेथ इन प्रिजन। प्रिजन में क्या है कि अननेचुरल डेथ बहुत सारा हो रहा है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 185 अननेचुरल डेथ हुए हैं 2021 में और 150 ने सुसाइड किया है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो है ये आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने परसेंटेज अंडर ट्रायल हैं, या ये जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ये मेंस में भी आपको लिखने में काम आएगा। तो जनरली ये पूरा चीज़ है मेंस का मटेरियल, और कुछ चीज़ें जैसे एनसीआर, ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो है एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये पीटी के लिए है। तो आपको जो डाटा है, जो जैसे ये 77% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल, इसको आपको लिख लेना है ताकि आपको जब आंसर लिखे या जब भी इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कोट कर सकें। तब कहा गया कि प्रिजन में रिफॉर्म के लिए क्या क्या सजेशन दिए गए हैं, ये आप वे फॉरवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं कि सजेशन जब देना होता है तो ये है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या 3 ब्रॉड प्रिंसिपल को आउटलाइन किया था। पहला प्रिंसिपल क्या था कि पर्सन इन पर्सन डज नॉट बिकम नॉन पर्सन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन कहता है कि कोई भी पर्सन अगर जेल में है, ए पर्सन इन प्रिजन डज नॉट बिकम नॉन पर्सन। अगर एक पर्सन जेल में है तो वो नॉन पर्सन नहीं बन जाए, इन द सेंस वो नेग्लेक्ट नहीं हो जाए, उसके राइट्स खत्म नहीं हो जाए, उसको भुला दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, ए पर्सन इन प्रिजन इज इंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स। उसको जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट, जेल के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स को मिलने चाहिए वो उनको प्रिजनर को मिले। तीसरा है नो जस्टिफिकेशन ऑफ एग्रीवेशन ऑफ द सफरिंग ऑलरेडी इनहेरिट इन द प्रोसेस ऑफ इनकार्करेशन। कहा जाता है कि जेल में जो है अगर उसके सफरिंग को, मतलब जो कैदी सफ़र कर रहा है उसको बढ़ाने का कोई मैकेनिज्म है या आप उसको बढ़ाते हैं तो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा कंप्लीट तौर से, क्योंकि पहले से ही वो परेशानी को झेल रहा है और आप उसको ज़्यादा परेशानी नहीं दें। दूसरा क्या सजेशन दिया है कि ईजियर बेल प्रोविजन किया जाए। सेक्शन 136A के एनसीआरपीसी के अंतर्गत क्या है कि डिटेंशन का अगर कोई डिटेंशन में है हाफ ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम एज मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी को छोड़ के कोई भी इम्प्रिजमेंट हुआ है तो उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसका अगर हाफ पीरियड हो चुका है तो भी उसको बेल के थ्रू रिलीज किया जाएगा, या तो सिक्योरिटीज के साथ या और विदाउट सिक्योरिटीज के साथ उसको रिलीज कर देना है। दूसरा, फास्टर डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस। बेल के जितने भी केस हैं उसका डिस्पोजल फास्ट किया जाए ताकि ज़्यादा लोग जेल में ना रहें। ये चीज़ मुल्ला कमेटी ने 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रिजन स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए डिफरेंट कैडर में, और ऑल इंडिया सर्विस जो है प्रिजन रिगार्डिंग और इंडिया सर्विस सेटल किया, जैसे इंडिया प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस जो है सेटअप किया जाए। दूसरा है कि आफ्टर केयर, ये इन द सेंस प्रिजनर्स का आफ्टर केयर हो, रिहेबिलिटेशन और के लिए भी किया जाए, और उनको कोई प्रोबेशन दिया जाए जिससे वो सर्विस कुछ कर सके जेल के बाहर निकलने के। प्रेस एंड पब्लिक आर अलाउड टू इनसाइड प्रिजन एंड एलाइड करेक्शन प्रोड्यूकली। प्रेस एंड पब्लिक को अलाउ किया जाना चाहिए प्रिजन के अंदर ताकि वो जाके देख सकें, घूम सकें। अंडर ट्रायल जो है जेल में उसको
कम किया जाए ताकि लोग ज़्यादा जेल में ना रहें और जो भी कन्विक्ट हैं सिर्फ वही जेल में रहें। और ये एक मॉडल प्रिजन एक्ट है, ये जनरली आप बस थोड़ा सा जान लीजिए, इसको खुद से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के बारे में कुछ दिया गया। क्या है कि इस प्रपोजल में क्या क्या है। तो पहला है टू इनकरेज गुड कंडक्ट इन द सेंस कि अगर कोई भी प्रिजनर है उसको पेरोल ग्रांट हो, फॉरलॉग ग्रांट हो, रिमिशन ग्रांट हो प्रिजनर को। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े लोगों को ही पेरोल ग्रांट हो पाती है क्योंकि वो अच्छे वकील हायर कर पाते हैं, बाकी लोगों को नहीं हो पाती है। तो प्रिजनर्स को इजी तरीके से पेरोल ग्रांट हो, फॉरलॉग ग्रांट हो, रिमिशन। अब पेरोल क्या होता है, कंडीशनल रिलीज है, प्रिजनर को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। दूसरा है फॉरलॉग, क्या है, लॉन्ग टर्म प्रिजन, अगर कोई लॉन्ग टर्म का इम्प्रिजमेंट है तो उसको थोड़ा सा रिमिशन दिया जाता है उसको सेंटेंस में, मतलब उसको जो भी है उसको घटाया जाता है। और रिमिशन क्या है कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको कम्प्लीटली कर दिया जाता है। बेल क्या होता है कि बेल मीन्स कि कोई भी पर्सन जिसको जो ट्रायल के लिए वेट कर रहा और अपील किया हुआ है तो उसको रिलीज किया जाता है जेल से ताकि वो जेल में न जाए, उसको बेल कहते हैं। फॉर रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन के क्या कहा जाता है कि उनमें एटीट्यूडनल चेंज लाया जाए, समाज में एटीट्यूडनल चेंज लाया जाए प्रिजन के प्रति, प्रिजनर्स के प्रति। ऐसा नहीं कि उनको चोर समझा जाए, हत्यारा समझा जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अच्छे ऑप्शन जैसे सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज हो, प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन में हाई सिक्योरिटी जेल बनाया जाए, ये सब चीज़ें हैं। अब ये हमारा जो है दूसरा न्यूज भी खत्म हुआ, मॉडल प्रिजन एक्ट। अब इसमें क्या है कि आपका दो न्यूज जो है मेजर खत्म हो गया। इसमें आपका जो भी फैक्चुअल डेटा है और जो पीटी और मेंस के लिए मैंने लिखा है उन चीज़ों को आप पीटी के लिए अलग कर लीजिए, मेंस के लिए अलग कर लीजिए और इम्पोर्टेंट बात का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आप को ज़रूरत पड़ेगी कि शॉर्ट नोट्स बना के ही दे दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट नोट्स बना दूँगा। अब आता है इन न्यूज इन शॉर्ट, इसको पर समझते हैं। पहले तो एक है विप। विप जानते हैं कि विप क्या होता है? आइए देखते हैं विप क्या है। विप क्या है कि लेजिस्लेटर में जो भी पार्टी है उसके मेंबर्स को एक रिटन ऑर्डर दिया जाता है और तो उस ऑर्डर पे क्या होना होता है, उनके मेंबर को अबाइड करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। इसे कहते हैं विप। इन द सेंस एक रिटन ऑर्डर जो है मेंबर को दिया जाता है और एक डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि एक डेडिकेटेड ऑफिशियल होता है पार्टी में जो कि ऑथराइज किया जाता है कि इस तरह के डायरेक्शन को इशू करे, उसको भी विप कहते हैं। इन द सेंस कि विप एक डायरेक्शन भी है और विप आदमी को भी कहा जाता है। विप हुआ कि जो रिटर्न डायरेक्शन दिया गया, जो हाउस मेंबर जो भी हाउस में पार्टी है उसके नेता के थ्रू और या फिर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिशियल जो इस तरह के डायरेक्शन को इशू करता है, जो सभी को मानना होता है, उसे विप कहते हैं। सब पार्टी जो है अपने मेंबर्स, सभी पार्टी जो है अपने मेंबर्स को विप इशू करेंगी। सीधी सी बात है भाई, अब पार्टी है उसको डेजिग्नेट ऑफिशियल किया गया तो उनको एक डायरेक्शन को मानना ही पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग क्या है कि एक न्यूज आया अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है शिवसेना केस में कहती है कि पावर टू अपॉइंट विप एंड अ लीडर रेस्ट विद द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेटर पार्टी। कहा जाता है कि 10 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 10 शेड्यूल में जो है जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है विप इशू करने के लिए, लेजिस्लेटिव का पार्टी के पास पावर नहीं है। इन द सेंस क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्शन इशू कर सकती है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी में जो डायरेक्शन है वो इशू करेगी। ऐसा नहीं है कि जो वैसे मेंबर जो लेजिस्लेचर में है सिर्फ वही विप इशू कर सकते हैं या उनको ही डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्शन। और विप जो है पॉलिटिकल पार्टी के पास है, अथॉरिटी है विप इशू करने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके पास अथॉरिटी है जो कि लेजिस्लेटर में बैठे हुए हैं, जो कि लेजिस्लेशन में है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ विप जो है उसमें स्पीकर रिकॉग्नाइज करेंगे विप को और लीडर जो अथराइज पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो अथराइज लीडर होगा वो
विप को रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन में, लेजिस्लेटिव विंग के डायरेक्शन में अगर डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर पा रही है, वो अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अवॉइड नहीं है। और स्पीकर के पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कि स्पीकर जो है अगर विप फॉलो नहीं होता है, 10th शेड्यूल में कहा गया है कि अगर विप को कोई भी मेंबर फॉलो नहीं करता, लेजिस्लेटिव मेंबर, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है वो स्पीकर लेगा। तो इसके लिए कि स्पीकर जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन को एड्रेस करेंगे। लेकिन उसमें इन्होंने कहा कि स्पीकर जो है इस चीज़ को, डिस्क्वालिफिकेशन को एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर करे। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत टाइम तक ये कर दे, बहुत टाइम तक ले रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ गई, बहुत टाइम तक छोड़ेंगे। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो है पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन को रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करें। और दूसरी बात क्या कहा गया है कि एमएलए के पास राइट है, जब तक उस पर जो पेंडेंसी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर पेंडेंसी है, तो एमएलए के पास राइट है कि वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है क्या कि जो अगर गवर्नर के पास सब्सटेंटिव ऑब्जेक्टिव मटेरियल है, इन द सेंस कि फ्लो टेस्ट, गवर्नर के पास एक कोई तथ्य होना चाहिए या वैसा कुछ जानकारी होना चाहिए जिससे गवर्नर को ये लगे कि फ्लो टेस्ट करना चाहिए, तभी करना है। मतलब इन मीन्स की ऑब्जेक्टिव मटेरियल उनके पास कोई हो, उनके पास आ जाए, उस पर उनको जांच पर रख लिया, तब किया जाए इन चीज़ों को। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाए हाउस के अंदर। उसके बाद आते हैं, एक न्यूज़ है आर्टिकल 142। इसके अंदर क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली ग्रांट कर देगी डाइवोर्स, उस कपल को डायरेक्टली डाइवोर्स को ग्रांट कर सकती है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। अब किसको दे सकती है, उसका क्या ग्राउंड है कि क्या उसमें कहा गया है कि जहाँ पे मैरिज इर्रेट्रेवली ब्रोकन, मतलब वो लगभग टूट चुका है और उसको ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 142 के वो डायरेक्टली डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। ये इतना ही है सुप्रीम कोर्ट का ये चीज़। दूसरी बात अब जब आते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो भी, उसकी इंडिपेंडेंसी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है, तो इस चीज़ के लिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के लिए कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का कि नहीं। दूसरा है कि उसमें क्या कहा गया है कि जो केस हुआ था ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर केस हुआ था, उसमें ये चीज़ कहा गया है, बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वही इंश्योर करता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 3 मीन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ समझ में आ गया। ये है आपका इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन चीज़ों को आप खुद से पढ़ लें, कुछ खास है नहीं। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि एक तो ये देखिए, ये है डाटा, ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एज पर कोर्ट रिकॉर्ड ऑन सिंगल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैंडल नियरली 11 लाख केसेस। ये आप डाटा यूज कर सकते हैं बर्डन ऑन जुडिशरी पे। दूसरा है कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज की दे सकते हैं। ये अपना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एक चीज़ क्या है
कि ये जो फिगर है ये आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा मेंस में लिखने में। तो आप डायग्राम बना सकते हैं ताकि समझ सकें कोर्ट्स के बारे में लोग, कि हाई कोर्ट स्टेट के अंदर सबसे ऊपर है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट है। इसमें क्या होता है, एक सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है। सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है, म्यूनिसिपल कोर्ट होता है, चीफ, और क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। उसके बाद है रेस्क्यूअल ऑफ जजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो ऐसे में काम आ सकता है। इसमें रेस्क्यूअल ऑफ जज में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिफ्यूज कर दिया किस चीज़ के लिए, रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग ए प्ली ऑफ ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। किसी पुलिस सर्विस IPS ने प्ली फाइल किया था, तो उसमें क्या है कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया था कि जज को मतलब कि दूसरे जज को अपॉइंट किया जाए उनके केस में। तो उन्होंने जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये इसमें क्या होता है कि जनरली एक प्रिंसिपल है कि वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि नेमो जुडेक्स इन सुओ काउजा, दैट इज नो पर्सन शैल बी ए जज इन हिज ओन केस। ये चीज़ है जिस वजह से एक इस प्रिंसिपल के थ्रू कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता है। तो जनरली क्या देखा गया है कि यहाँ पे कि जब भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या अगर मान लीजिए कोई भी केस आता है और जज को ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो दो चीज़ें हैं, या तो जज खुद अपने से उस चीज़ से रेस्क्यू कर ले कि उन्हें लगे कि मेरे जो डिसीजन है बायस्ड हो सकते हैं, और दूसरी बात ये अगर पार्टी को ऐसा लगता है तो पार्टी भी प्ली फाइल कर सकता है कि रेस्क्यूअल के लिए कि दूसरे जज उनको अपॉइंट किया है। तो वो जो है CGI जो है इंडिया के, वो दूसरे जज को अपॉइंट करेंगे इस चीज़ के लिए। तो इसी बारे में है कि इन्होंने प्ली फाइल किया था तो रेस्क्यू नहीं कर सके। एक इम्पॉर्टेंट है ये, जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। जस्टिस होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ये इस लाइन को आप ऐसे में यूज कर सकते हैं एज ए कोर्ट के रूप में, ये चीज़ है। और आप एक चीज़ समझिए कि रेस्क्यू जो है जज के रेस्क्यू के लिए या फिर आप विड्रॉल के लिए उस केस से कोई कोडिफाइड चीज़ नहीं है, ऐसा बस एक प्रैक्टिस के थ्रू किया गया है कि एक तो खुद से कि जज को लगे कि मेरे डिसीजन बायस हो जाएंगे, और दूसरा कि पिटिशनर को लग रहा है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है ई गवर्नड स्टेट। केरला जो है फुल्ली ई गवर्नड स्टेट बन गया, इन द सेंस ई गवर्नड क्या, कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव ऑफ केरला क्या है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि इंटरनेट एक्सेस सिटीजन को दिया जा रहा है। दूसरा ई सेवानम, ये सिंगल पोर्टल है जो कि 900 पब्लिक सर्विसेज को ताल्लुक लेवल पे दिया जा रहा है। ताल्लुक लेवल के ऑफिसेज जो है उसमें 900 सर्विस को इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये डिजिटलाइज हो रहा है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं मेंस में। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसका कोई मतलब नहीं है, अभी आएगा नहीं ये क्वेश्चंस में। अब आते हैं, एक है इम्पोर्टेंट इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन में भी क्या है कि बहुत सारा कुछ है नहीं, लेकिन आपको जो जानने लायक चीज़ है इस चीज़ों को खुद आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल वो ये है कि कोर्ट हैज़ declared that freedom of speech and expression as well as freedom of trade and commerce through internet are constitutionally protected rights under Article 19(1)(a) and Article 19(1)(g। in the sense क्या है कि freedom of इंटरनेट का जो एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है उसके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर इंटरनेट के थ्रू आप ट्रेड और कॉमर्स कर रहे हैं तो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो आपका प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इंटरनेट को बंद कर देंगे तो आप दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको आप हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्लाउज सब क्लाउज 1, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज G। तो ये आपको पीटी में आ सकता है कि क्या
एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं, या फिर एक्सेस ऑफ इंटरनेट को फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ये अब बाकी आप मेंस के लिए ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है इतना। ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्या है, नार्को टेस्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जानिए कि नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है। नार्को टेस्ट करने का मतलब ये है कि आप जो है अनकॉन्शियस स्टेट में जाके जो आपसे पूछा जाए वो आप बता सकें। तो इसमें क्या कहा गया है कि रेसलर जो है, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग करेगा तभी देंगे। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको जानना है मटेरियल, सोडियम पेंटाहॉल यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका है मेडिसिन क्या यूज किया, सोडियम पेंटाहॉल, ऑल्सो कोई टूथ सीरम, इसको इंजेक्ट किया जाता है पर्सन में, जिसमें उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और फिर उसको साइकोलॉजिस्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अंडर गाइडेंस वो टेस्ट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उसके कंसेंट के बिना, जिस आदमी पे करना है उसे कंसेंट के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कहा गया था कि देखिए आर्टिकल 20 क्लाउज 3 में कहा गया कि किसी भी आदमी को राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें क्या कहा था, किसी भी आदमी को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अपने अगेंस्ट विटनेस लाने के लिए। तो अगर वो खुद उस पर कर रहे हैं तो वो अपने अगेंस्ट खुद से विटनेस, अगर मान ली नार्को टेस्ट आप कर रहे हैं तो क्या है कि आप उसको खुद से फोर्सली उसको आप विटनेस कर रहे हैं, तो आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट उसका वायलेट होता है। दूसरा कहा गया है कि अगर इस पे देने से क्या है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जा रहा है तो राइट टू लाइफ जो है उसका खतरे में पड़ सकता है, पर्सनल लिबर्टी, मतलब आप उसको फोर्सली करा रहे हैं तो उसका पर्सनल लिबर्टी भी खतरे में है। तो इसलिए कहा गया राइट अगेंस्ट क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आप उसको दे रहे हैं, उसको मर्जी के बिना कर रहे हैं, तो ये भी उसका वायलेट हो रहा है। इसलिए ये दोनों चीज उससे कंसेंट के ही, जिस पर हो रहा है उसे कंसेंट के बाद ही किया जा सकता है। और इसको जो वॉलंटियर करेंगे उसके लिए आपको मतलब कंप्लीट एक्सपर्ट्स चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी इम्प्लीकेशन है, फिजिकल, इमोशनल और लीगल इम्प्लीकेशन आता है तो वो पुलिस और लॉयर को से बता सकते हैं पहले ही, कोई दिक्कत वैसा है तो। दूसरी बात क्या है कि अगर इस टेस्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिलती है तो आप तो उसे प्राइमरी एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा, उसके थ्रू उसका मदद लेके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें से कोई भी सब्सटेंस को इंजेक्ट नहीं किया जाता है। आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाएगा, पल्स रेट, ब्रीदिंग, स्वीट ग्लैंड देखा जाएगा, ब्लड फ्लो देखा जाएगा। तो जनरली उस सबके चेंज के थ्रू जो है आपका तो ये किया जाता है, जांचा जाता है कि क्या आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दूसरा है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इसको P300 टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी को मापा जाता है जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी के जगह पे। जैसे पॉलीग्राफ में क्या था, साइकोलॉजिकल मापा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेन की एक्टिविटी को मापा जाता है। ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी अगर चेंज हो रही है तो समझा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं या ये चीज़। ये पॉलिटी का सीरीज खत्म हुआ। नेक्स्ट सीरीज जो है IR का आएगा। ये मई 2023 का पहला वीडियो था। तो आपको जैसा भी लगा आप इस पर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।